जय हिंद साथियों आज इस वीडियो का विषय है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया है कि 8वें वेतन आयोग में विचार करने के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा सभी राज्यों से इनपुट TOR सुझाव मांगे गए हैं। तो ये उन्होंने बताया है संसद के अंदर, और संसद में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है कि हमारे कितने पेंशनर्स हैं, कितने जो हैं कर्मचारी हैं जिनके लिए 8वां वेतन आयोग अभी जल्दी लागू किया गया है और उसके लिए जल्दी ही सुझाव आ जाएंगे और उसके लिए आयोग डिटेल किया जाएगा। और जब आयोग जो रिपोर्ट देगा और उसके आधार पर सरकार के द्वारा जो मान्य होंगे रिपोर्टें, उसके आधार पर फिर आगे के उनका निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों ये है, और कुछ मैं आपको बताऊंगा। एनसीजीएसएम और काफ़ी पूर्व कर्मचारियों तथा पूर्व सैनिकों के संगठनों ने भी, एनसीजीएसएम सहित काफ़ी पूर्व कर्मचारियों तथा पूर्व सैनिकों के संगठनों ने भी TOR सुझाव दिए हैं। कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार से इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है, और जो श्रीमती निर्मला सीतारमण जो है वित्त मंत्री हैं, उन्होंने क्या क्या जवाब जो संसद में बताया है उसके बारे में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो साथियों अगर इस वीडियो में आप पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ बने रहिए। हर रोज़ आपके पास में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन अवश्य आती रहेगी और सही इन्फॉर्मेशन आएगी, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। और साथियों इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो ताकि जो है सभी के लिए समाचार पहुंच जाएं। तो साथियों ये जो है ये निर्मला सीतारमण है जो वहाँ पर संसद में जवाब दे रही हैं। तो ये है साथियों अमर उजाला की रिपोर्ट है। ये अमर उजाला की रिपोर्ट के मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, वो भी साथियों इसमें है। जैसे लोकसभा सांसद कंगना रनौत और जासदा अहमद ने सोमवार को सदन की कार्रवाई के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल पूछा था। दोनों सांसदों ने पूछा क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मियों और वेतन और पेंशन में संशोधन के लिए 8 वेतन आयोग का गठन किया है। तो इसके बारे में देखो बताया है, ये पूरा चीज़ वही है। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि, और उन्होंने पूछा है कि क्या इसमें जो है किया है, और दूसरा यदि हाँ किया है तो विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाने की निर्धारित समय सीमा तथा संबंधी ब्यौरा क्या है। तीसरा उन्होंने पूछा था 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिन्हें 8वें वेतन आयोग के गठन से लाभ पहुंचेगा। चौथा क्या 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। पाँचवा क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है। कर्मचारी संघों, पेंशन धारकों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है। तो इस सब के बारे में जो है उन्होंने पूछा था। इसके जवाब में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले सवाल के जवाब में बताया है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने की निर्णय लिया गया है। तो बताया है कि वित्त मंत्री ने कि भाई हमने जो है ये निर्णय ले लिया है। दूसरे सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि इस संबंध में यथा समय पर जब समय आएगा, ठीक समय जब आएगा उस समय निर्णय ले लिया जाएगा कौन सा वेतन आयोग मतलब जो कब गठित होगा और कब उसकी रिपोर्ट आएगी। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए निर्मला सीतारमण ने बताया कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों मतलब और पेंशन भोगियों के परिवारों की संख्या, तो कर्मचारियों की संख्या है वो है 36,57,000 और ये 1 मार्च 2025 के अनुसार था। और जो है पेंशन भोगियों की संख्या है वो है 33,91,000। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो है तकरीबन 20 लाख जो है पूर्व सैनिक हैं, जिसमें से 7 लाख के करीब जो है उन पूर्व सैनिकों की विधवाएं वीर नारियां हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको, पीछे रिपोर्ट पड़ी हुई। तो साथियों जो है निर्णय लिया जाएगा कब। तीसरे सवाल के जवाब में देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों, हाँ ये तो मैंने आपको बता दिया है। और छठे सवाल के जवाब में उन्होंने विचारार्थ विषय पर उन्होंने बताया कि द्वारा सिफारिशों के रक्षाकर्मी पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। चौथे पांचवें सवाल के जवाब में बताया कि 8वें वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने पर वो 8वें वेतन आयोग सिफारिश करेगा, और सरकार उनको स्वीकार किए जाने पर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को वित्तीय निर्धारित के बारे में पता चलेगा। अभी उसका पता नहीं चलेगा वित्त के बारे में, भाई कितना खर्च होगा वो पता कब चलेगा, जब वो जो वेतन आयोग उसको रिपोर्ट दे देगा
सरकार को सौंप देगा और सरकार उसमें से क्या क्या स्वीकार करेगी, कितनी मांगे स्वीकार करेंगी, क्या फिटमेंट फैक्टर स्वीकार करेगी, क्या पेंशन का बढ़ोतरी स्वीकार करेगी। उसके बाद में जो है ये पता चलेगा कि कितना वित्त खर्च होगा। छठे सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि विचारित विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं परीक्षण विभाग DOPT और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। सभी से क्या है, उन्होंने इनपुट मतलब TORs और सुझाव ये मांगे हैं। ठीक है ना, ये मैं आपको दिखाऊंगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार किए जाने के बाद ही 8वें वेतन आयोग का मूल्यांकन किया जाएगा। तो अब NCGSM के द्वारा क्या क्या सौंपे गए, देखो बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के सर्वोच्च मंच, कर्मचारियों का सर्वोच्च मंच है कौन है, NCGSM नेशनल काउंसिल JCM से 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए संदर्भ की शर्तें मांगी थी। उसके बाद 10 फरवरी को कर्मचारियों की राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता DOPT सचिव ने की थी। ये DOPT सचिव ने की थी। इसमें 8वें वेतन आयोग के गठन की संदर्भ की शर्तों पर चर्चा की गई। कर्मचारी पक्ष की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा परिस्थितियों में परिभाषित गैर अंशदायी पुरानी पेंशन योजना को जरूरत है। ठीक है, अन्य क्या है, साथ ही मांग को प्रमुखता से 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में शर्तों पर हिस्सा किया। तो उसने जो है पुरानी पेंशन के लिए समीक्षा की और क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय परिषद JCM की स्थायी समिति की बैठक में कर्मचारी पक्ष की तरफ से M राघवा नेता, श्री कुमार सदस्य स्थायी समिति, JR भोसले सदस्य स्थायी समिति, गुमान सिंह सदस्य स्थायी समिति, BC शर्मा ये सारे उस सदस्य हैं। रूपक सरकार, तापस बोस स्थायी समिति रहे। JCM के प्रतिनिधियों ने वेतन भत्ते तय करने वाले नियमों की बहुत अधिक समीक्षा और उनमें सुधार की जरूरत पर बल दिया है। मौजूदा समय में जीवन की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं। उन्होंने किसने बताया, NCGSM के सचिव ने बताया। कर्मचारी और उनके परिवारजनों का इलाज तक नहीं हो पा रहा है। परिवार में 3 इकाइयों की जगह अब कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम 5 इकाइयाँ होनी चाहिए। तो साथियों 3 इकाइयाँ कौन कौन थी, एक था कर्मचारी खुद, एक उसकी पत्नी और दूसरे दो बच्चों को मिलाकर 1, और अभी उन्होंने मांग की है कि 5 होने चाहिए। उसके माँ बाप भी साथ में रहते हैं, अगर किसी के माँ बाप भी साथ में रह सकते तो 5 होना चाहिए। तो इसके आधार पर इसको वेतन डिटेल करना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों के लिए कर्मचारी पक्ष ने कहा कि जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन तय किया जाए। तो ये इसमें ज़्यादा कर्मचारी की स्थिति में जो सम्मानजनक हो जाए तरीके से जीवन यापन कर सके। कर्मचारी पक्ष की ओर से पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने की मांग की गई। पुरानी संदर्भ शर्तों में रेलवे और रक्षा नागरिक कर्मचारियों पर विशेष ध्यान की जरूरत है। इसके अलावा पेंशन भोगियों के मुद्दे और CGS के जुड़े प्रावधान, सेवानिवृत्त में ग्रेजुएटी पेंशन और अन्य टर्मिनल लाभ भी की जांच को किया गया। JCM की तरफ से सरकार को सुझाव दिए कि उनमें केंद्र सरकार के कर्मचारी औद्योगिक गैर औद्योगिक दोनों शामिल है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों के कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी, कर्मचारी, सांसद, ये सारे उसके अंदर शामिल हैं। तो अब उन्होंने बताया है कि जो है ये कम से कम जो है उन्होंने बताया है कि ये जो है 3 परिवार इकाइयों के से बढ़ाकर कम से कम 3.6 तो करनी ही चाहिए, 3.6। और उन्होंने बताया 8 CPC को बताया कि लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 के साथ और 5 को 6 के साथ इसको मर्ज कर देना चाहिए। और उन्होंने बताया कि सेवा में न्यूनतम पदोन्नति 5 सिपाही होने चाहिए। 5 अभी 3 होती है, जैसे हमारे सिपाही है वो नायक हवलदार 3 MSCP ले लेता है, उसी प्रकार से ये MSCP जाने चाहिए 5 तक। तो मान लो एक सिपाही है, वो पहली MSCP नायक की लग गई, और ये इनका अब 5 तक जाएंगी तो इनका भी बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। सर्विस भी 5 ईयर्स होना चाहिए, 5 साल के बाद में। 5 साल के बाद में वो नायक की MSCP मिल गई, और 10 साल के बाद में उसको हवलदार की, 15 साल के बाद में नायक सुधार की, 20 के बाद सुबेदार की, और इस प्रकार से अगर वो 24 साल तक करता है तो सुबेदार में तक के, नहीं तो सुबेदार तक तो जा ही सकता है। तो ये जो है उसके लिए मांग की है। अगला है कि जो पेंशन, सेवानिवृत्ति, ग्रेजुएटी, पारिवारिक पेंशन 12 साल के बाद के परिवर्तन हिस्से की बहाली के हर साल 5 साल के बाद। हाँ, उन्होंने बताया कि जो ग्रेजुएटी अभी जो कट रहा है, कंपटीशन कट रहा है 15 साल में, अब वो होना चाहिए 12 साल। और उन्होंने बताया हर 5 साल के बाद में उसकी वो होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, जैसे
समीक्षा होनी चाहिए, जैसे कि OROP है, इस प्रकार से होना चाहिए। और उन्होंने बताया कि अतीत या भविष्य के पेंशनभोगियों की समानता सुझाव लाने के लिए 2004 से भर्ती हुए पहले और बाद वाले सबके लिए एक होनी चाहिए। DOPT सचिव की समीक्षा में सुझाव भी रखा गया है अंशदायी योजना का, ठीक है नहीं। और है आपको छात्रावास सब्सिडी वगैरह स्नातकोत्तर तक के लिए बताया गया है, तो ज़्यादा मैं गहराई में नहीं जा रहा हूँ। और 300 उन्होंने यहाँ एक मांग की है कि जैसे MSP मिलती है मिलिट्री सर्विस पे, इसी प्रकार से 365 दिन 24 घंटे काम करने वाले भारतीय रेलवे के सभी श्रेणियों को जोखिम भत्ता, मतलब JS क्या ना RSM रेलवे सर्विस पे RSP मिलनी चाहिए। जैसे MSP मिलती है, इनको RSP मिलनी चाहिए, उन्होंने मांग की है, क्योंकि वो भी जो है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि सेना के सेना के अंदर बहुत ज़्यादा जोखिम भत्ता इसलिए होता है कि सेना के जवान 24 घंटे ही हमेशा जो है जोखिम में रहते हैं। आप देख रहे हैं कि 20,000 तकरीबन 20 लाख जो है पेंशनर्स हैं, जो उनमें से 7 लाख जो है वीर नारियाँ हैं। तो इतने ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है जोखिम बढ़ता है, इसलिए उनको दिया जाता है। वो अच्छी बात है, अगर सरकार रेलवे के मांगेगी तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है नहीं। तो ये था उसका। JSM के सदस्य और AIDF के महासचिव श्री कुमार ने बताया कि सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए कम से कम 5 पदोन्नति होनी चाहिए। वही मैंने आपको बता दिया, 5 MSCP। उसके बाद जो है मूल वेतन के साथ 50% DA को जो है विलय करने के लिए बताया कि भाई जो है जब DA अभी हो गया 53% और अभी हो जाएगा 56 या 55, तो इसमें से 50% जो है मूल वेतन में मर्ज कर देना के लिए ये चीज़ बताई। ये सभी के लिए फायदे वाली चीज़ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और क्या आया और क्या बताया अभी, और जो है ये है कि सबका संघर्ष कमेटी, इन्होंने भी अपने TR सौंपे हैं। तो मैं मुख्य बता देता हूँ आपको, मैं वैसे पहले वीडियो में बताया था, लेकिन जब TR का मामला आ रहा है तो ये उन्होंने भी सौंपे हैं। तो उन्होंने क्या है कि भाई डिमांड किया है कि भाई जो है MSP के लिए वो सेम डिमांड है, तो MSP बढ़ना चाहिए हमारा, तो उसके लिए चल रहा है अभी। उसके बाद ऑनरी रैंक पेंशन की डिमांड है कि भाई ऑनरी रैंक जो पेंशन घर में आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि श्रीमान जी ऑनरी रैंक जवानों के अच्छे आचरण और अच्छे दर्जे की सर्विस करने पर दिया जाता है, इसलिए ऑनरी रैंक की जो है उस रैंक के बराबर ही पेंशन दी जानी चाहिए, जो चाहे सूबेदार तो सूबेदार की, और सूबेदार मेजर की, ऑनरी लेफ्टिनेंट की, जो घर में आने के बाद बने या पहले बने, सबको पेंशन मिलनी चाहिए। रिजर्व पेंशनर ये 9,000 रुपये मिलती है, इसको बढ़ाना चाहिए, उन्होंने बताया है। और डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द 7th पे कमीशन के अंदर जो कमियां रह गई है उनको सुधार करने के लिए बताया है। और जो सर्विस पेंशन में जो कमियाँ हैं उनको सुधार करने के लिए भी बताया गया है, इसमें लिखा हुआ है। ज़्यादा लिखने के लिए आप लोग इसको वीडियो को देख सकते हैं। और बताया है कि भाई जो है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विडो पेंशन, जो विडो पेंशन है इसके अंदर सुधार करने के लिए उनको विडो को 60% मिलती है, इसके बजाय जो है ये पूरे की पूरे पेंशन जो है सर्विस पेंशन को जितनी मिलनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। और जो है उन्होंने बताया कि 8th CPC के अंदर जवानों को भी सदस्यता होनी चाहिए उसमें। तो इस प्रकार से साथियों ये जो वीडियो था आपको बताने के लिए। और ये तो अगर आप इस चैनल में नए बने तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ में, आपके साथ दूसरे कोई वीडियो में समाचार के साथ लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।